हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। त्रिभुजों के जो केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंता केंद्र। हम देखते हैं कि ये वो टॉपिक हैं जिनमें काफ़ी डाउट बच्चों के अंदर रहता है। हमने सोचा कि इससे पहले कि त्रिभुजों की सर्वांग समता को पढ़ाने के बाद आप सब लोगों को समरूपता को पढ़ाऊँ, उनकी इक्वालिटीज़ को पढ़ाऊँ, सिमिलरिटीज़ को पढ़ाऊँ, तो मुझे लगता है इससे पहले इसका ज्ञान आप सबको होना ज़रूरी है। इस वजह से मैं इस टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे जो लिखा, मेरा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो त्रिभुजों के केंद्रक जो सेंट्रॉयड होते हैं, जो उनके लंब केंद्र अर्थात आर्थो सेंटर होते हैं, परिकेंद्र जो सर्कम सेंटर होता है, और अंता केंद्र जो इन सेंटर होता है, इसको लेकर के आज के विषय में हम चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर आप देखें कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के केंद्रक को लेकर के, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुजों के केंद्रक की जब हम बात करते हैं तो हम पहले त्रिभुज की माध्यिकाओं को समझें। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, और त्रिभुज की जितनी भी माध्यिकाएं होती हैं, जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं, उसी संगामी बिंदु को हम त्रिभुज का क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो इससे पहले हम त्रिभुज की माध्यिका को समझें। मान लिया ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। अगर आप प्लेन पेपर पर इस ट्रायंगल को ड्रा कर पाएँ, प्लेन पेपर पे इस ट्रायंगल को खींच पाएँ, और खींचने के बाद आप उसको ट्रायंगल को अलग से काट लें, तो काटने के बाद अगर मैं कहूँ कि इस ट्रायंगल को के आधार को बराबर दो भागों में बांटिए, तो आप क्या करेंगे? इसके सापेक्ष क्या करेंगे? उसको मोड़ देंगे, इसके सापेक्ष मोड़ देंगे। अर्थात मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? ये एक बिंदु आपको मिल जाएगा जो BC का मध्य बिंदु होगा। मान लिया इस बिंदु का नाम है हमारा D, और जब त्रिभुज के किसी सम्मुख शीर्ष से इस विपरीत भुजा पर जो मध्य बिंदु स्थित है, इसको जब मिलाते हैं तभी इसको कहते हैं ये त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है। अर्थात जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर AD त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, माध्यिका। इस तरह से आप अगर देखें तो त्रिभुज में बहुत सारी माध्यिकाएं आप सब लोगों को देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारी का मतलब कितनी माध्यिकाएं? 3 माध्यिकाएं मिलेंगी। फिलहाल तो अभी आपने एक ये माध्यिका देखी, लेकिन जैसे ही आप किसी त्रिभुज में कोई माध्यिका खींच पाते हो तो इसका एक और सुंदर गुणधर्म आपको समझ में आएगा। वो ये है, आप चाहें तो उसको चेक करके भी देख सकते हैं कि जब आपने कोई भी त्रिभुज की माध्यिका को खींचा हुआ है तो आप माध्यिका को खींचने के बाद जो ट्रायंगल पाएंगे समान दो भागों में बढ़ जाता है। अर्थात इस वाले ट्रायंगल का एरिया, जो त्रिभुज ABD ट्रायंगल आपको दिख रहा है, त्रिभुज ABD का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल आपको देखने में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। आपने देखा ये समान दो एरिया में बढ़ जाता है माध्यिकाओं के कारण। तो इसका एक सुंदर सा गुणधर्म ये भी आपको समझ में आया। इसके अतिरिक्त अगर मैं फिर से कह दूं कि अगर हमको एक त्रिभुज ये देखने में आ रहा है ABD, अगर मैं AD भुजा का कोई मध्य बिंदु से इसके एक और शीर्ष B बिंदु को मिला दूं इस तरह से, तो आप पुनः कह पाएंगे कि त्रिभुज, मान लिया इस बिंदु का नाम हमने रख लिया E, तो हम कह पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू द आ जाएगा टोटल, ये जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, BDE ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल ADB के एरिया का जस्ट हाफ होगा। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ABD। आप देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के बराबर आ जाएगा। तो आपने ये देखा ABD। अगर हम कह दें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पूरे ABC ट्रायंगल के एरिया का फिर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अर्थात हम कह पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू द 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तरह से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर फिर से हम पहुंच गए। लेकिन फिलहाल हम जब बात कर रहे हैं त्रिभुज की माध्यिका की, इसलिए मैंने एरिया को भी यहां पर डिफाइन करना जरूरी समझा। अब जब हम त्रिभुजों की माध्यिका को लेकर के बात करना चाह रहे हैं तो हमारा जो टॉपिक है केंद्रक, इसकी ओर आते हैं। मान लिया हमारे पास एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम आपने रख लिया है ABC। मैंने बताया कि BC का कोई मध्य बिंदु मान लिया D है। अगर आप इसके सम्मुख शीर्ष को इस D से मिलाएंगे तो ये त्रिभुज की क्या होगी, माध्यिका कहलाएगी। इसी प्रकार आप देखें बिंदु B से AC भुजा के मध्य बिंदु को मान लिया नाम है E, इससे मिलाते हैं तो इस तरह से एक और आपको देखने में आ जाएगा, एक दूसरी माध्यिका B भी नजर आ रही है आपको। इसी प्रकार आप AB भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो शीर्षी की सहायता से इस तरह से, तो आपने क्या देखा, एक तीसरी माध्यिका आपको नजर आ रही है। इसका नाम हमने रख लिया F, DEF। आपने 3 अलग अलग माध्यिकाएं यहां पर देखी। पहली माध्यिका AD, दूसरी माध्यिका BE और तीसरी माध्यिका CF। इस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 अलग अलग माध्यिकाएं होती हैं और वो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं उसे ही त्रिभुज का क्या कहा जाता है, केंद्रक। मान लिया इस बिंदु का नाम O है, O को त्रिभुज का क्या कहा जाएगा, केंद्रक। और यहां पर भी एक बहुत ही सुंदर गुणधर्म आपको देखने को मिलेंगे। इसके गुणधर्म ये होंगे कि जो त्रिभुज का सेंट्रॉइड आपको देखने को मिलेगा उसमें आप ये देख पाएंगे कि अगर आपने एक त्रिभुज खींचा है और तीनों सम्मुख भुजाओं की माप ली है और उनकी जो माध्यिकाओं की माप आप पटरी की सहायता से निकाल लीजिए, आप एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को प्राप्त कर पा रहे होंगे। आप पाएंगे कि जो माध्यिका आपने AD पाई वो OD और AO में एक संबंध को पाएंगे। आप पाएंगे कि OD का जस्ट 2 गुना AO आ रहा है, और सिर्फ इसी माध्यिका में नहीं, जितनी भी माध्यिकाएं सब में यह संबंध आपको मिलेगा। अर्थात शीर्ष से केंद्रक और केंद्रक से सम्मुख भुजा तक के बीच में एक संबंध खोज पाएंगे। आप देखेंगे इसका जस्ट दूना यहां पर आएगा, आप इसमें देखेंगे इसका जस्ट दूना ये आएगा। अर्थात हम कह पाएंगे कि शीर्ष से केंद्रक अर्थात AO और OD में 2:1 का अनुपात होता है। अर्थात जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है उसको केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक से जो सम्मुख भुजा होती है शीर्ष के कारण जो अनुपात होता है वो 2:1 का अनुपात होता है। आपने पाया AO और OD में रेशियो क्या है, 2:1। इसी तरह आप शीर्ष से पुनः अगली जो सम्मुख भुजा पर आपने माध्यिका खींची है तो यहां पर भी आप पाएंगे OC और OF में भी क्या संबंध है, OC रेशियो जो OF हो जाएगा, OC रेशियो OF आप पाएंगे ये भी क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। इसी तरह आप OB रेशियो OE को देखेंगे जब आप, तो यहां पर भी आप पाएंगे कि ये संबंध 2:1, अर्थात इनकी जो पूरी माप आएगी उसमें से इसकी और इसकी माप में एक संबंध पाएंगे, इससे जस्ट 2 गुनी इसकी माप होगी। तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि इनके बीच में जो रेशियो होगा ये 2:1 सदैव बना रहता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो हम आप लोगों के बीच में करना चाह रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले। वो ये बात ये है कि आप त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की माप आप लिखें
और मैंने आपसे कहा कि जो भी आपने त्रिभुज की माध्यिकाएं प्राप्त की उनको पटरी की सहायता से मापें, तो आप एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। आप ये पाएंगे कि त्रिभुज की जो भुजा सबसे बड़ी है, त्रिभुज की जो भुजा सबसे बड़ी है उसके विपरीत उसी भुजा पर जो माध्यिका आप खींचेंगे वो सबसे छोटी माध्यिका होगी, उसकी माप सबसे छोटी होगी। और जिस भुजा की लंबाई सबसे कम है उस भुजा के कारण जो माध्यिका आपको देखने में आएगी, मान लिया जैसे हमारी इस त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा जो AB है, अगर सबसे बड़ी भुजा AB होगी तो निश्चित रूप से माध्यिका FC जो है तीनों माध्यिकाओं की माप में सबसे कम लंबाई की माप आएगी। अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके कारण जो माध्यिका बन पाएगी वो सबसे छोटी माप की होगी, और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके कारण जो माध्यिका, मान लिया अगर इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा AC है तो आपको जो BE माध्यिका की माप आएगी वो सबसे बड़ी माध्यिका आपको मिलेगी। तो सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख की माध्यिका सबसे छोटी और सबसे छोटी भुजा के सम्मुख की माध्यिका सबसे बड़ी होती है। एक इस निष्कर्ष को भी आप पाएंगे। तो आपने जाना कि त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक कहा जाता है। अगली बात, अगली बात आ रही है लंब केंद्र की। मान लिया हमने कोई त्रिभुज ABC खींचा, आर्थो सेंटर त्रिभुज का कैसे निकालेंगे। हमने कोई एक त्रिभुज ABC खींचा और मैंने कहा कि अगर आप बिंदु A पर यहां मान लिया इस शीर्ष के पर खड़े हुए हैं और आपको आधार BC पे पहुंचना है तो निश्चित रूप से आप कैसे पहुंचेंगे, सबसे कम लंबाई क्या होगी BC तक पहुंचने की। तो आप ये कहेंगे कि बिंदु A से आप सम्मुख भुजा BC पर क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। अर्थात इसकी सम्मुख भुजा कहें या विपरीत भुजा कहें, इस पर अगर आपने लंब डाल दिया है तो निश्चित रूप से आप क्या कह पाएंगे, आप कह पाएंगे इस तरह से। आपने ये कोण 90 अंश जब लंब डालेंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश के हो जाएंगे। माध्यिका में क्या था कि माध्यिका जब हम खींच रहे थे तो ये जो भुजा थी BC, जो आधार भुजा थी, वो समान दो भागों में बट रही थी। अगर हम ये कोण 90 अंश ना लेते, अगर हम माध्यिका लेते, सपोज दैट जैसे मान लिया यहां पर हम एक बिंदु खींच करके डॉटेड करके ये माध्यिका ले लें इसकी हम इस तरह से, तो मान लिया इसका नाम E है, तो आप पाते BE बराबर EC, अर्थात इसकी माप और इसकी माप बराबर बराबर हो जाती है। लेकिन जब आप त्रिभुज का क्या खींचना चाह रहे हैं, लंब केंद्र खींचना चाह रहे हैं, तो शीर्ष लंब त्रिभुज के जब आप डालेंगे, त्रिभुज के जब शीर्ष लंब डालेंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं होती, अर्थात DE और DB बराबर नहीं होती है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप त्रिभुज में शीर्ष लंब डालते हैं, इसे हम कहा जाता है शीर्ष लंब। BD को हम लोग क्या कहेंगे, ये त्रिभुज का क्या है, शीर्ष लंब है। अर्थात शीर्ष लंब कहें या त्रिभुज की हम इसको ऊंचाई भी कहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे, मैंने बताया कि जब भी आप त्रिभुज में शीर्ष लंब डालते हैं तो निश्चित रूप से भुजा त्रिभुज के एक बिंदु शीर्ष A से विपरीत भुजा BC पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। AD इस त्रिभुज का क्या होगा, शीर्ष लंब कहा जाएगा। और आप इसी तरह से देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में इस तरह से आप 3 शीर्ष लंब डाल पाएंगे। इस तरह से 3 शीर्ष लंब आप डालेंगे, निश्चित रूप से इसको E मान लिया, इसको F मान लिया। आप देखेंगे AD त्रिभुज का शीर्ष लंब है, BE भी त्रिभुज का शीर्ष लंब है, CF भी त्रिभुज का शीर्ष लंब है। और जहां पर शीर्ष लंब का जो कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र या आर्थो सेंटर। इसको क्या कहा जाता है, लंब केंद्र या आर्थो सेंटर। ये हमारा क्या है, आर्थो सेंटर है। मान लिया इस बिंदु का नाम O रख लें, इसी को कहते हैं हम त्रिभुज का आर्थो सेंटर। तो निश्चित रूप से माध्यिका में क्या था, माध्यिका में ये कोण 90 अंश नहीं बन रहा था, लेकिन क्या था, आधार भुजा को समान 2 भागों में बांट देती थी माध्यिका। लेकिन आप देखें शीर्ष लंब जब आप खींच रहे हैं,
अर्थात यहां पर हम इनको कह सकते हैं ये हमारे क्या है, शीर्ष लंब, ये आपके शीर्ष लंब है। और इस प्रकार से एडी, बी और सीएफ तीन शीर्ष लंब आप देख पा रहे हैं। इन शीर्ष लंब जहां पर आकर के मिलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आर्थो सेंटर, अर्थात लंब केंद्र। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें आप ये पाएंगे कि यहां पर कोण 90 अंश भी बनेगा और आधार भुजा समान दो भागों में भी बढ़ जाएगी। एक विशेष प्रकार का त्रिभुज जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। आप अगर समबाहु त्रिभुज को आप खींचते हैं, आपको मालूम होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर उनका आपने शीर्ष लंब खींचा इस तरह से, तो आप एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को पाएंगे। उस समय ये कोण 90 अंश भी होगा शीर्ष लंबों में, और साथ में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर बराबर बट भी जाएंगी। ये एक विशेष संबंध होता है और उसे हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगली बात आ जाती है परिकेंद्र और अंतःकेंद्र की। त्रिभुज के परिकेंद्र क्या होते हैं, आइए त्रिभुजों के परिकेंद्र को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कोई त्रिभुज एबीसी आपने खींचा है, त्रिभुज का परिकेंद्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्ध, जो भी त्रिभुज की भुजाएं हैं उन त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक आप खींचेंगे। जैसे बीसी भुजा का हमें लंबार्धक खींचना हो तो आधे से ज़्यादा प्रकार में दूरी आप ले लीजिए। एक चाप यहाँ लगाइए, एक चाप यहाँ लगाइए, फिर बिंदु सी से चाप लगाइए, यहाँ लगाइए। इस तरह से आपको एक लंबार्धक मिल जाएगा। इसी तरह एसी का लंबार्धक आप खींच पाएंगे, इसी तरह एबी का लंबार्धक खींच पाएंगे। और उन लंबार्धकों को खींचने के बाद आप क्या पाएंगे, उनको आप जब मिलाएंगे तो उनका एक सेंटर प्राप्त होगा। इस तरह से मान लिया आपने पहला लंबार्धक ये खींचा इस तरह से, बीसी भुजा के लिए। एसी भुजा का जब आपने लंबार्धक खींचा इस तरह से, यहाँ पे आपने चाप लगाया, एक इधर चाप लगाया आपने, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। इसको जब भी आप मिला देंगे डॉटेड करते हुए, अब पुनः जब एसी भुजा का लंबार्धक आप खींचेंगे तो एक आप क्या करेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे इस तरह से, और एक चाप इधर लगा देंगे। आप पाएंगे इस तरह से एक ऐसा बिंदु आकर के मिलेगा जहां पर ये तीनों लंबार्धक आपस में मिल जाएंगे और तीनों भुजाओं के जो बिंदु हैं, तीनों भुजाओं के आपने लंबार्धक जो खींचे हैं, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो खींचे हैं और जिस बिंदु पर आकर के मिलेंगे वो आप क्या हो जाएंगे, वो निश्चित रूप से आपके कहलाएंगे कौन सा, त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। ये परिकेंद्र आप देख सकते हैं, इसके सहारे से आप त्रिभुज यहाँ से एक वृत्त गुजार सकते हैं जो पूरा पूरा वृत्त यहाँ से गुजर जाएगा। इस तरह से डॉटेड करते हुए हम चाहें तो एक वृत्त को यहाँ से ऐसे एक वृत्त को गुजार पाएंगे। इस तरह से हम इसको देख पा रहे हैं। यहाँ से जहाँ पर तीनों भुजाओं के लंबार्धक मिलेंगे, मान लिया उस बिंदु का नाम O है, आप प्रकार और पटरी की सहायता से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कटान बिंदु आकर के मिल जाएंगे और निश्चित रूप से आप कह पाओगे कि वो त्रिभुज का क्या है, परिकेंद्र है। और अगली बात आती है अंतःकेंद्र की। मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, इसमें भुजाओं के लंब समद्विभाजक आपने खींचे तो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिल रहे थे उस बिंदु पर आपने, जहां पर तीनों लंब समद्विभाजक आकर मिले उस बिंदु को आपने क्या कहा, परिकेंद्र कहा त्रिभुज का। तो इस तरह से आपने परिकेंद्र जब खींचा तो उस केंद्र के कारण आप देखते हैं त्रिभुज के बाहर से इन तीनों शीर्षों से होता हुआ, अर्थात बिंदु A B C से होता हुआ एक वृत्त आप खींच पाएंगे।
इसी को कहा जाता है परिकेंद्र। और लास्ट में जब हमारी बात आती है अंतः केंद्र की, अंतः केंद्र की, आइए इसको भी समझते हैं। कोई भी एक त्रिभुज हमने मान लिया एबीसी लिया है इस तरह से, अंतः केंद्र खींचने के लिए आप क्या करेंगे, जो कोण हैं आपकी एबीसी अंतः कोण जो हैं, इन कोणों का अर्धक आप कर लीजिए। एक चाप यहां से, एक बिंदु यहां पर नोक रख के यहां लगाइए और एक चाप यहां से लगाइए आप। इसी तरह एक चाप यहां से लगाइए, इस बिंदु से रखते हुए, एक इस बिंदु से रखते हुए चाप लगाइए आप। इस तरह से एक इस बिंदु से रखते हुए, एक इस बिंदु से रखते हुए चाप लगाइए आप। और उसके बाद आप क्या करिए, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, इन भुजाओं को आगे तक बढ़ा दीजिए, भुजाओं को आगे तक बढ़ा दीजिए। और जहां पर ये आकर के मिल जाएंगे वही त्रिभुज का क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। और यहां से त्रिभुज के अंदर से एक वृत्त गुजरेगा इस तरह से, इस तरह से एक देख पाएंगे, एक वृत्त गुजरेगा, ये उसी को हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त, नाम देते हैं उसको अंतःवृत्त। आप देखेंगे ये इन भुजाओं को टच करता हुआ गुजरेगा, त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त गुजरेगा इस तरह से। और जहां पर मैंने बताया था कोणार्धकों के कटान बिंदु आकर के मिलेंगे, उसी बिंदु को नाम दिया जाता है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। तो आपने क्या देखा, जब केंद्रक की बात आई तो आपने ये देखा कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के, जहां पर तीनों माध्यिकाएं आंख पर से मिलती हैं, इसीलिए कहा जाता है त्रिभुज की माध्यिकाएं बिंदुगामी होती हैं। तो जहां पर माध्यिकाएं त्रिभुज की तीनों आकर के मिलती हैं उसे केंद्र कहा जाता है। जब हम लंब केंद्र की बात कर रहे थे तो हमने त्रिभुज के किन्हीं शीर्षों से सम्मुख जो विपरीत भुजाएं हैं उन पर लंब डाले थे, और जहां पर तीनों लंब आपस में आकर के मिल रहे थे उसी को हम लोग आर्थो सेंटर या लंब केंद्र कह रहे थे। परिकेंद्र में क्या किया हमने, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचे। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने के कारण हमको, जहां पर लंब समद्विभाजक तीनों खींचने के कारण जहां पर जिस बिंदु पर आकर के मिले वहां से एक हम बाह्य वृत्त त्रिभुज देख रहे हैं, हमारे जो त्रिभुज देखने में आ रहा है उस त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त गुजरता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं परिवृत्त। और उसके कारण जहां पर आकर के मिलता है जिस बिंदु से, जिस बिंदु के परिता हम खींचते हैं उसी को कहा जाता है परिकेंद्र। और जब हम अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं तो अंतः केंद्र में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर के मिलेंगे उसी को कहा जाएगा अंतः केंद्र या इन सेंटर। तो परिकेंद्र को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर और अंतः केंद्र को कहते हैं इन सेंटर। तो आपने देखा इस तरह से यहाँ पर आपको अंतः केंद्र मिल जाता है। तो अब शायद हो सकता है आप सबके डाउट दूर हुए हों। निश्चित रूप से जब आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।